नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दीपक शर्मा सर स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट से आ जाइए। तो हिस्ट्री का जो हमारा पार्ट चल रहा था वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो हिस्ट्री को आगे मतलब बढ़ाते हैं। और अभी आपको पता है कि 5 बजे वाली क्लास कुछ समय के लिए 1-2 हफ्ते के लिए रोक दी है। आप फटाफट से अपना ज्योग्राफी में जो कुछ भी कराया है उसका रिवीजन करो, फिर उसके कुछ प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए मतलब अरेंज करूंगा मैं। आ जाइए फटाफट से, क्योंकि काफी सारी क्लासेस आपकी ऐप की हो रही थी, इसलिए मेरी 2 क्लास जीएस की थी तो मैंने उसमें से एक क्लास अभी हाल फिलहाल आपके लिए रोक दी है। ठीक है, कल मैंने 5 बजे वाली क्लास में आपको पॉलिटी का इंट्रो दिया था। ठीक है, तो जब 2 हफ्ते के बाद फिर हम पॉलिटी शुरुआत करेंगे। आज हम हिस्ट्री में कल किया था हम लोगों ने कुषाण डायनेस्टी यानी कुषाण वंश, और कुषाण में कल करा था हमने कनिष्क। तो जब कनिष्क का एंड हुआ यानी कि कुषाणों का लगभग रूल 3rd सेंचुरी तक रहा, तीसरी शताब्दी तक मतलब रहा। ठीक है, तीसरी ईसवी तक रहा। उसके बाद फिर एक बहुत जबरदस्त साम्राज्य मतलब आया, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड मतलब कहलाया, स्वर्ण काल हमने इसको कहा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मेरे बच्चे। आज का आपका टॉपिक जो कि आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, ये लंबा चैप्टर है, ये आपका टाइम लेगा। तो इसलिए राइट डाउन द हेडिंग गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य। तो हम गुप्ता एम्पायर कर रहे हैं, गुप्त साम्राज्य कर रहे हैं। गुप्ता एम्पायर आपका है 319 एडी से लेकर 550 एडी यानी कि ईसवी तक। तो 319 से 550 तक आपका गुप्ता एम्पायर है, याद रखिएगा। 319 से 550 तक, 319 टू 550 तक, 550 तक। यस, न्यू चैप्टर है ये। रोहित झंगेला जी, देव जी आशीर्वाद आपको मेरे बच्चे, देव आशीर्वाद। गुड इवनिंग पूजा जी। भाई अभी भी तकलीफ ठीक नहीं हुई है वो बैक वाली। चलिए आज ही फटाफट से लाइव हो जाइए। चलिए, गुप्ता एम्पायर को कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट तो लिख दो, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल या प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल। लिख लो, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल। स्वर्ण काल का मतलब होता है सोने के काल का। चलो कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द गोल्डन पीरियड? स्वर्ण काल का मतलब क्या है? हाँ जी, क्या मतलब है जी स्वर्ण काल का? जल्दी से जरा बताइए। सर मैंने इसकी डेट 240 से 520 तक पढ़ी थी, तो बस काट के 319 से बेटे 550 कर देना, आपको छोटा सा काम करना है। तो जहां कहीं भी आपने मतलब पढ़ा था तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आपने गलत पढ़ लिया है, और अच्छा हुआ कि आपको मैंने सही पढ़ा दिया, वरना आप वो गलत ही समझते रहते मेरे बच्चे। कितना करा दिया, बस अभी हेडिंग ही डलवाइए। आज का चैप्टर गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य हम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं गुप्ता एम्पायर की, गुप्त गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, तो 319 से 550 ईस्वी। हाँ, गोल्डन पीरियड का मतलब होता है जिस पीरियड में मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ हो, सबसे अधिक विकास हुआ हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जहां गोल्ड के सिक्के चले होंगे रवि जी, या फिर गोल्ड चला होगा, सोना चला होगा। इस गोल्डन पीरियड का संबंध एक तो पहली बात गोल्ड से नहीं है, सोने से नहीं है। गोल्ड का मतलब आपका है यहाँ पर कि मैक्सिमम डेवलपमेंट यानी कि जहां अधिकतम विकास हुआ हो या फिर सबसे ज्यादा विकास हुआ हो, उसे हमने कहा है गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्ण काल उसको कहा गया है। ठीक है, जहां मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ हो, अधिक से अधिक विकास हुआ हो, दैट इज द गोल्डन पीरियड। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं इस गुप्त साम्राज्य का फाउंडर संस्थापक। तो लिख लीजिए फाउंडर संस्थापक का नाम। तो गुप्त एम्पायर के फाउंडर संस्थापक का नाम लिख लो। तो गुप्त शासकों में आप लिख लीजिए कि श्रीगुप्त नामक जो राजा मतलब हुआ, श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर। लिख लो श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर। ठीक है। तो फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक के तौर पर जिसे माना गया है वो श्रीगुप्त को माना गया है। तो फटाफट से लिख लीजिए श्रीगुप्त संस्थापक थे गुप्त साम्राज्य के। ठीक है। लेकिन ये रूल नहीं कर पाएंगे, ये शासन। आदित्य जी सिर्फ आवाज में आप ही को दिक्कत आ रही है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं आ रही। तो आप लोग अपने आप बेटे एक बार अपनी आवाज चेक करो। यहाँ से आवाज एकदम परफेक्ट है। सभी बच्चे जरा कमेंट करेंगे। हाँ, यहाँ से आवाज परफेक्ट है ना जी? देखो, या मैं ही वीडियो चला के देखूं? हाँ, ये नया चैप्टर है कुषाणों के बाद। वंदे भारत। हाँ देखो क्लियर है, बच्चे बोल रहे हैं सर एकदम क्लियर आवाज है। यानी कि स्वर्ण काल उसको कहा गया है। ठीक है। जहां मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ हो, अधिक से अधिक विकास हुआ हो, दैट इज द गोल्डन पीरियड। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखो यार एकदम तो सही है बिल्कुल आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट चल रही है जी। आप अपना चेक करो बेटा। क्लियर वॉइस है, देखो बच्चे भी ये देख रहे हैं एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई गुप्त एम्पायर के यानी कि गुप्त साम्राज्य के फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, तो आंसर आप क्या दोगे? आप लोग मतलब आंसर दोगे कि वो था आपका श्रीगुप्त। बात खत्म। यही आप लोगों का फर्स्ट रूलर। तो फिर गुप्त साम्राज्य में पहला शासक कौन रहा है? तो फर्स्ट रूलर, पहले शासक का नाम लिख लीजिए। फर्स्ट रूलर रहा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, और जिसका समय माना जाता है 319 से लेकर 319 से लेकर 335, यानी कि 319 से 335 तक। अब एडी वेडी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब जो कुछ भी होगा वो एडी यानी कि ईसवी में ही होगा। ठीक है। तो आज हमने गुप्त साम्राज्य शुरू करा है। तो फाउंडर तो श्रीगुप्त रहा, लेकिन पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम रहा है। फर्स्ट शासक चंद्रगुप्त प्रथम मतलब रहा है। याद रखना, गुप्ताओं की कैपिटल राजधानी पाटलिपुत्र रही। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द गुप्ताज। तो गुप्ताओं की कैपिटल राजधानी आपकी पाटलिपुत्र रही है। तो गुप्ताओं की कैपिटल राजधानी पाटलिपुत्र। एंड चंद्रगुप्त फर्स्ट एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धिराज। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक उपाधि अपनाई गई महाराजा धिराज की, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस गुप्त शासक ने, किस गुप्त रूलर ने एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द महाराजा धिराज, महाराजा अधिराज की उपाधि अपनाई, तो आपका आंसर मतलब होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट मतलब चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी कुमार देवी के साथ हुई थी, लिख लेना, ही मैरिड टू कुमार देवी। इसने अपनी शादी कुमार देवी के साथ की जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। याद रखना, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी नेपाल के समय में, आज के समय में एक मतलब एरिया है। तो रॉयल फैमिली लिच्छवी से आती थी। लिच्छवी बोले तो आज के समय का नेपाल। तो चंद्रगुप्त मैरिड टू द कुमार देवी, तो यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ कौन थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ थी कुमार देवी। कैसा नाम लग रहा है? आदि पुरुष आदि महिला का कुमार और देवी है। तो ये अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि ये उसके नाम से सोने के सिक्के चलाएगा। तो मतलब लिख लेना, ही स्टार्टेड और इशूड
कुमार देवी कॉइन्स। लिखो, इसने कुमार देवी के सिक्के चलाए। इसने मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने, लिखो इसने कुमार देवी के सिक्के चलाए। तो इसने कुमार देवी नाम से एक घटोत्कच बड़े श्रीगुप्त का भाई था। ठीक है, हाँ। तो फाउंडर जैसे मतलब इतिहासकार लड़ाई करते हैं कि श्रीगुप्त फाउंडर था कि घटोत्कच था, तो आप याद रखना श्रीगुप्त था, मतलब मेन रोल फाउंडेशन में ना श्रीगुप्त का मतलब रहा है। ओके। ठीक है, तो कुमार देवी के जो इसने सिक्के चलाए वो आप लिख लो, ये गोल्ड कॉइन्स थे, ये सोने के सिक्के थे। और गुप्ताओं में सोने के सिक्कों को दिनार्स कहा गया है, मतलब एक कॉमन नाम दिया गया है दिनार, लिख लेना। गुप्तास गोल्ड कॉइन वर कॉल्ड एज दी दिनार। गुप्ताओं के सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया है। और इसने जो सोने के सिक्के चलाए यानी कि दिनार चलाए, ठीक है, उसका नाम कुमार देवी रखा अपनी वाइफ कुमार देवी के ऊपर। तो यही इसका मतलब रोल माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का। इसकी उपाधि महाराजा धीराज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना जी। महाराजा धीराज का टाइटल या फिर महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि। शुभम कुमार इटावा से हैं। चलिए भाई, आशीर्वाद बेटा। ठीक है, अब लिखो सेकंड रूलर, दूसरा शासक आप लिखो समुद्रगुप्त। दूसरा शासक हुआ है समुद्रगुप्त, 335 से 375 नहीं बल्कि 380। याद रखना 335 से 380 का कार्यकाल है समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त के बारे में पहला पॉइंट, ही वॉज द सन ऑफ, देखो ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। एक तो ये समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, जो इससे पहले का राजा मतलब रहा। ठीक है, और ये इस गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे पावरफुल। नहीं बेटे बिटू, मतलब नाराज क्यों होंगे, ये एक्चुअल में थोड़ा चैप्टर लंबा है ना, इसलिए थोड़ा मतलब इसके ऊपर फोकस ज्यादा है। इसीलिए आप देखो मैं चैप्टर के मतलब इसे पीपीटी फॉर्मेट में लेके आया हूं, ताकि लंबा चैप्टर होने के बावजूद भी आपका टाइमली हो जाए, उसके बावजूद भी 2 क्लास ले जाएगा ये। ठीक है, अब प्रयाग स्तंभ इसके समय में मतलब बना, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी आएगा। अभी इस पॉइंट को आप मतलब छोड़ दो। इसके कोर्ट में, इसके दरबार में एक कोर्ट पोएट रहता था, एक दरबारी कवि रहता था, जिसका नाम था हरिसेन। यानी कि हरिसेन के नाम से एक कोर्ट पोएट, एक दरबारी कवि हुआ करता था। तो इसके कोर्ट में एक कवि रहता था हरिसेन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन नामक एक दरबारी कवि रहा करता था। अच्छा, समुद्रगुप्त किसका बेटा था? तो समुद्रगुप्त यानी कि लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का बेटा था। किसका बेटा था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का बेटा था। इसीलिए यहां से एक आपका क्वेश्चन भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, लिख लेना। He was also called as, साथ साथ लिखो शाबाश,
ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लिच्छवी पुत्र। लिखो, इसे लिच्छवी पुत्र भी कहा गया। लिच्छवी पुत्र भी कहा गया। तो एक तो इसकी मां लिच्छवी से थी, तो ये लिच्छवी पुत्र हो गया भाइयों बहनों। ठीक है। दूसरी बात आप इसके बारे में लिखना, इसने भी टाइटल यानी कि उपाधियां अपनाई थी। तो समुद्रगुप्त ने कौन कौन से टाइटल्स अपनाए थे, कौन कौन सी उपाधियां अपनाई थी? तो इसने 2 उपाधियां अपनाई। लेकिन पहली उपाधि तो इसने अपनाई, अब पहला टाइटल कविराज का, क्योंकि इसे कविताओं का, म्यूजिक का, संगीत का बहुत शौक था। तो एक तो इसने कविराज की उपाधि अपनाई। दूसरी इसने उपाधि अपनाई सर्वराज उछेत्ता की। देख रहे हो कितना मुश्किल है, फिर भी मैंने याद किया सुबह 4 बजे उठ के। सर्वराज उछेत्ता। तो इसने सर्वराज उछेत्ता की उपाधि अपनाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसने सर्वराज उछेत्ता की उपाधि अपनाई। सर्वराज उछेत्ता। कोई मतलब बताएगा जी इसका? किसी को मतलब पता है जी? बालको, सर्वराज उछेत्ता का मतलब किसी को पता हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। सर्वराज उछेत्ता। सर्वराज उछेत्ता का मतलब पता है किसी को? पर ओरिजिनली इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इन कौशाम्बी, लेटर शिफ्टेड बाय अकबर। वेरी गुड जी बिल्लू। हाँ, ये टाइटल खुद ही अपना लेते थे। जैसे अभी आप जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां मुसलमान शासक आएंगे, मुस्लिम रूलर, तो वो अपने उससे ही उपाधि मतलब अपनाएंगे। जैसे अजीम शान शहनशाह मरहब्बा, इस प्रकार से है। सर्वराज उछेत्ता का मतलब होता है, लिख लो, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। सभी राजाओं को हराने वाला। सभी राजाओं को हराने वाला, पराजित करने वाला। इसने लगभग नॉर्थ में करीबन 9 शासकों को और साउथ में करीबन 12 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, याद रखना किसने? इस बालक समुद्रगुप्त ने। ठीक है। अगला और क्या क्वेश्चन बनेगा समुद्रगुप्त से, तो लिख लो, इसने 2 सिक्के भी चलाए, 2 कॉइन्स। समुद्रगुप्त ने 2 सिक्के भी चलाए। समुद्रगुप्त ने 2 सिक्के भी चलाए। एक सिक्के का नाम मतलब लिख लो अश्वमेध कॉइन्स। अश्वमेध के सिक्के वो सिक्के होते थे जिन सिक्कों के ऊपर घोड़ा छपा रहता था। याद करो, पहले के समय में राजा अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। जिस एरिया से राजा का घोड़ा निकल जाता था वो एरिया उस राजा का होता था। और अगर कोई उस घोड़े को रोक ले तो फिर इसका मतलब वो राजा को चैलेंज कर रहा है, राजा को चुनौती कर रहा है, तो फिर उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ करवाए, ये अश्वमेध यज्ञ। ठीक। दूसरा, इसने वीणा वादन के सिक्के चलाए। लिख लो, वीणा वादन कॉइन। वीणा वादन, ये सरस्वती माँ के नाम के ऊपर था। दोनों ही गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे। इसे म्यूजिक का बहुत शौक था, तो फिर कई सिक्कों पे इसकी खुद की इमेज देखी गई है। सरस्वती माँ का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा लेकर बैठा हुआ है। ये वीणा लेकर बैठा हुआ है। लेकिन ना, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज
नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। भारत का नेपोलियन। लिखो, भारत का नेपोलियन भी कहा गया। नेपोलियन बहुत ही महान शासक हुआ फ्रांस का, और इसकी तुलना उसी के साथ हुई है। तो नेपोलियन, वेरी गुड बिल्लू, अभी आगे आएंगे बेटा इसमें। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन जी। तो नेपोलियन कहाँ का शासक था? लिख लेना, फ्रेंच रूलर, फ्रांसीसी शासक था, और उसी के साथ इसके कंपैरिजन या इसकी तुलना करी गई। नेपोलियन के साथ ही इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना करी गई, तुलना करी गई। ठीक है। हाँ देव, अभी वो बेटा आर्किटेक्ट वाला टॉपिक आएगा ना, वहां देखें। अभी हम राजाओं को देख रहे हैं, अभी गुप्ताओं का प्रशासन अलग से आएगा, तब भी आपको बहुत सारी बातें मतलब पता होंगी धीरे धीरे। ठीक है। ठीक, चलो। हाँ, किस इतिहासकार ने इसको भारत का नेपोलियन कहा? तो ब्रैकेट में लिख देना, बाय विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ के नाम से एक अंग्रेज फिलोसोफर, यानी कि एक हिस्टोरियन था, जिसने भारत के इतिहास को बहुत पढ़ा, तो उसी ने इसके बारे में कहा कि ये एक भारत का नेपोलियन है। इसकी तुलना मतलब उसी के साथ कि जैसे उसका साम्राज्य विस्तार का मतलब नियम था, वैसे इसका भी अपने साम्राज्य विस्तार का अपना सिद्धांत इसने बनाया कि मैं भी साम्राज्य विस्तार करूंगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद लिखते हैं तीसरा शासक। लिख लीजिए फटाफट से। तीसरा शासक जो गुप्त साम्राज्य में रहा, दैट वाज दी चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड 380 से 415 तक रहा है जी। ठीक है, 380 से 415 तक ये रहा है चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त का बेटा। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त का बेटा। लेकिन इसको कराने से पहले ना, मैं इसकी एक आपको कहानी बताऊंगा। इसकी ना एक बहुत ही फेमस कहानी है। ठीक है, कि ये राजा कैसे बना, और वो कहानी आपको आराम से बैठ के बताऊंगा। एक सेकंड का था।
हाँ जी, तो हुआ क्या, मैं आपको ना स्टोरी के ऊपर ले चलता हूँ, मैं आपको कहानी के ऊपर ले चलता हूँ। जिस समय समुद्रगुप्त की डेथ हुई तो समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक का नाम था रामगुप्त, रामगुप्त था उसका बड़ा बेटा, ठीक है, और एक का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड छोटा बेटा था, और गुप्त साम्राज्य की नियमों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार क्या होता था कि बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बना करता था, यानी कि जो एल्डेस्ट सन जो होता था वही हमेशा राजा हुआ करता था। सबसे बड़ा बेटा ही राजा होता था और कोई राजा नहीं होता था। तो रामगुप्त को मतलब राजा बनाया गया क्योंकि वो था बड़ा। तो जब रामगुप्त यानी कि राजा बना तो वहां पर ये तय हुआ कि अभी रामगुप्त ही राजा रहेगा। लेकिन वहीं पास के एक राजा ने, यानी कि कोई छोटा मोटा वंश होगा उस समय, वो भी उभर रहा होगा, ठीक है, तो वो रामगुप्त की ना वाइफ को उठा के ले गया, ठीक है, कि मतलब इससे सारे हम राजा के साथ डील कर लेंगे, कभी हमारी बात मान, वरना फिर मतलब वाइफ को मार देंगे या कुछ ऐसा मतलब रहा होगा, ठीक है। और काश आपसे एक साल पहले पढ़ते तो आज जो जॉब कर रहे होते। मैंने ना आप लोगों की बात आज एसएससी जीडी के बैच में भी करी थी, आप मतलब रेलवे वाले बच्चों की तारीफ मैंने आज एसएससी जीडी में करी थी। क्या तारीफ करी थी ये भी मैं आपको मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो इस चंद्रगुप्त सेकंड ने बोला कि भैया यार हमें अपनी भाभी को मतलब वहां से छुड़ा के लाना चाहिए, उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन रामगुप्त बहुत ही डरपोक प्रकार का राजा था, और कई मतलब इतिहासकारों ने उसे नामर्द भी लिखा है कि वो एक न मतलब इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो वो नामर्द था, ठीक है, मतलब और वो बहादुर नहीं था, ठीक है, और फैसले सही से नहीं ले सकता था। तो उसने बोला भाई जाने दे यार, भाभी तेरे लिए और आ जाएगी, मैं और शादी कर लूंगा, छोड़ दे, क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्या क्या फर्क पड़ता है भाई, और ले आऊंगा तेरे लिए भाभी मैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने सोचा यार क्या खत्म राजा है यार, जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, वो बेचारा साम्राज्य को क्या बचाएगा, वो साम्राज्य को कैसे सरवाइव करेगा, वो साम्राज्य को कैसे रखेगा। तो चंद्रगुप्त सेकंड समझ गए कि ये खत्म शासक है, ये एट दी एंड है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने पहले अपने भाई की हत्या करी, रामगुप्त को मार दिया, फिर गया अपनी भाभी को वहां से बचा के लाया, और बचाने लाने के बाद फिर लौट के मतलब राजा बना और अपनी भाभी से शादी भी कर ली। इस प्रकार से चंद्रगुप्त सेकंड राजगद्दी के ऊपर बैठा, ठीक है। तो इस प्रकार से रामगुप्त का छोटा मोटा आता है, लेकिन वो राजा ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, वो मतलब हट गया। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक जो मतलब रूल किया है, दैट आपका ये था, कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड का शासन रहा है मतलब। ओके, ओके, चलो। तो चंद्रगुप्त सेकंड से काफी क्वेश्चन आते हैं, अगर बोलो पूरे गुप्त साम्राज्य में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी से बनते हैं तो आपके चंद्रगुप्त सेकंड से ही बनते हैं, याद रखिएगा। सबसे अधिक क्वेश्चन अगर किसी से बनते हैं तो चंद्रगुप्त सेकंड से ही क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन चंद्रगुप्त सेकंड से ही बनते हैं, ठीक है। व्हाट अ स्टोरी ही करेक्ट इज ओन भाभी, व्हाट अ मैटर। सही है। क्या तारीफ किए थे मैंने, जैसे आज मैं एसएससी जीडी का बैच ले रहा था, तो वहां पर बच्चे बोले अरे यार सर हम आपको कमेंट करते रहते हैं, आप रिप्लाई तो करते नहीं हो, मतलब ज्यादा बच्चों का रिप्लाई नहीं करते हो, कम बच्चों का रिप्लाई करते हो, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि बेटा एक्चुअल में बात यह है कि आप लोग ना काफी अधिक संख्या में हो, इसलिए हर किसी का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप ये समझना कि मैं इसीलिए आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि सर रेलवे वाले बैच में तो हर बच्चे का रिप्लाई करते हो लगभग आप। तब मैंने आपकी तारीफ की, मैंने कहा, बेटा रेलवे की बैच की संख्या मतलब अभी बच्चे उतने नहीं है ये जितने के एसएससी जीडी। अब एसएससी जीडी में एक बार में लाइव देखते हैं करीबन 1,500 के आसपास बच्चे हैं अपने, पता है, 1,500 बच्चे होते हैं, उनके कमेंट यूं जाते हैं सू करते हुए ऊपर। तो उनका मैसेज पढ़ के जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उनके आपने मैसेज पढ़ के जवाब दिया तो फिर पूरी क्लास आपकी ना
जवाब देते में चली जाएगी, टीचर कुछ पढ़ा तो पाएगा ही नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कमेंट जितने ले पाऊँ मैं उतना मतलब ले पाऊँ। ठीक है, तो ये मैंने तारीफ करी है। और मैंने कहा रेलवे वाले बच्चे बहुत प्यार से पढ़ते हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तारीफ करी मैंने, काफी सीरियस है। अच्छा, लेकिन आपकी तरह उन्हें भी हैंड रिटन से ही पढ़ने की आदत है। अगर वहां तो कुछ भी एक भी पीपीटी दिखा दूंगा तो जीडी वाले शोर मचा देते, नहीं सर पीपीटी नहीं, सर हाथ से लिख दो प्लीज, सर पीपीटी नहीं हाथ से लिख दो। तो वो बोलते हैं कि सर हमें आइडिया, मतलब सर नोट्स कैसे बनाने हैं, जब आप हाथ से लिखते हो तो हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि हमें इस चीज के नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, चलो भाई, तो चंद्रगुप्त सेकंड को ही कहा गया है, लिख लो विक्रमादित्य। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज दी विक्रमादित्य। इसे विक्रमादित्य भी मतलब कहा गया है। तो याद रखना, इसने अपने पिता समुद्रगुप्त के विस्तार की नीति को मतलब कंटिन्यू भी मतलब करा। इन हिज टाइम, इसी के समय में फायान केम टू इंडिया। इसी के समय में फायान भारत आया था। फायान कौन? चाइनीज ट्रेवलर, लिख लो चीनी यात्री। इसी के समय में फायान भारत आया था, चाइनीज ट्रेवलर मतलब चीनी यात्री। तो इसी के समय में फायान भारत आया था, चाइनीज ट्रेवलर मतलब के चीनी यात्री। ठीक है, चीनी यात्री। तो फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फायान आया था। फायान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। ठीक है, अभी ये आयरन पिलर वगैरह की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की एक और मतलब खास बात है, इसके शासनकाल को, इसी को विक्रमादित्य भी मतलब कहा गया है। इसी के शासनकाल को हमने गुप्त साम्राज्य का छाप छोड़ने वाला काल मतलब कहा है। बिल्कुल लाडले हो भाई आप लोग, लिख लो। हिज एरा वॉज कॉल्ड एज, हिज एरा वॉज कॉल्ड एज वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर। लिख लो इसके शासनकाल को आरती मैम इंग्लिश में पढ़ाती हैं, उनसे कह देना हिंदी में पढ़ाया करें सर। ठीक है बेटा, बोल देंगे। लिखे इसके काल को छाप छोड़ने वाला काल भी कहा गया। छाप छोड़ने का मतलब है जिसके समय में सबसे ज्यादा विकास हुआ हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्ताओं का मैक्सिमम डेवलपमेंट, गुप्ताओं का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ, तो आंसर आपका होगा कि ये मतलब हुआ है आपका चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के समय में। ठीक है, ठीक है भाई। तो छाप छोड़ने का काल यानी कि विक्रमादित्य का काल, चंद्रगुप्त सेकंड का आपका मतलब समय छाप छोड़ने का काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखना। ही इशूड हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन गुप्ता एम्पायर। लिखो गुप्ताओं में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इसी ने ही चलाए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। तो इसने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गुप्ताओं में। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था? तो वो यही था आपका चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। इसके कोर्ट में नवरत्न भी रहा करते थे, इसके दरबार में नवरत्न भी रहा करते थे।
ठीक है, नवरत्न भी रहा करते थे। नवरत्न का मतलब हो गया नौ मुख्य सलाहकार। तो आप लिख लो नवरत्न ऑफ विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न। नवरत्न का मतलब होता है मंत्री टाइप के लोग, एडवाइजर्स, मतलब सलाहकार टाइप के लोग। तो जो राजा को सलाह देते हैं, नौ मुख्य सलाहकारों को नवरत्न कहा गया है। जैसे इसके बहुत सारे नवरत्न रहे, इसका एक नवरत्न जैसे अमर सिन्हा के नाम से रहा है। ठीक है, अमर सिंह या अमर सिन्हा, ये फाइनेंस से रिलेटेड था, ये वित्त से संबंधित था, फाइनेंस या फिर वित्त। और ये एक कवि भी था, मतलब उस टाइम पास के लिए राजा के समय में कविताएं भी लिखा करता था। धनवंतरी का नाम सुना होगा, फिजिशियन, ये एक वैद्य था। धनवंतरी, इसे तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय चिकित्सा का पिता कहा गया, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी। ओके बेटा, बिट्टू बोल दूंगा। हरिसेन तो ये वही है जो समुद्रगुप्त के समय में था, पोएट यानी कि कवि। कालिदास का तो नाम सुना ही होगा, कालिदास तो इनमें सबसे ज्यादा फेमस रहा, ये भी एक आपका रहा राइटर, ये लेखक, स्कॉलर, विद्वान रहा है। ठीक है, फिर ये आपका कहापनक रहा है, कहापनक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष विद्वान रहा है, खगोल शास्त्री रहा है। शंकु, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकार रहा है। वारामिहिर आपका एक प्रकार का ये जोग्राफर रहा है। ठीक है, यानी कि भूगोल का विद्वान था। वर्रुचि, ग्रामर, व्याकरण का इसे बहुत नॉलेज थी। और 9 नंबर पर वेटर भट्ट, आपका मैजिशियन, ये एक जादूगर हुआ करता था। तो इन नवरत्नों के नाम याद कर लेना, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के कोर्ट के दरबार में मतलब काम करते थे, 9 के 9 रत्न। और इन 9 में से सबसे फेमस जो हुआ, दैट वाज द कालिदास। तो हम मतलब कालिदास को पढ़ेंगे। कालिदास सबसे ज्यादा मतलब फेमस हुआ है, तो इन सभी में सबसे फेमस है कालिदास। तो कालिदास के आगे लिख दो मोस्ट फेमस, सबसे अधिक मशहूर, सबसे ज्यादा चर्चा कालिदास की हुई थी। ठीक है, कालिदास की चर्चा हुई थी जी इसमें। कालिदास, कालिदास, कालिदास। ठीक है, कुबेर देवी नाम नहीं था श्रीकांत मीना, इसकी वाइफ का कुबेर नागा नाम था, कुबेर नागा। ठीक, चलो भाई हेडिंग डालो कालिदास और देखते हैं कालिदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो ये देखो भाई, बुक्स ऑफ कालिदास, कालिदास की किताबें। देख रहे हो कितना काम करा गया आपकी पीपीटी के ऊपर, ताकि सब कुछ देखने में भी सुंदर लगे, मन को भी मोले, मन भी लगे आपका पढ़ाई में। ऐसा ना होगा मन ही ना लग रहा भाई। कालिदास की पहली किताब एक रघुवंश या रघुवंशम के नाम से लिखी गई, रघुवंशम के नाम से मतलब लिखी गई। ठीक है, और कुमार संभव के नाम से लिखी गई। एक किताब अभिज्ञान शकुंतलम का तो नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस, ये एक प्ले ड्रामा, एक नाटक था एक प्रकार का। मालविक अग्निमित्रम एक किताब मतलब लिखी इसने। इसने विक्रम संभव नामक किताब भी मतलब लिखी। मेघदूत नामक किताब पोयम कविताओं के ऊपर थी। और ऋतु सहार किताब भी इसकी पोयम यानी कि कविताओं के ऊपर थी। कई सारी बुक कालिदास ने लिखी। और कालिदास ने जो भी किताबें लिखी सब कुछ संस्कृत में लिखी हैं, याद रखना, सब कुछ संस्कृत में ही लिखा गया है। कालिदास ने जो कुछ भी लिखी है संस्कृत में लिखी है। तो हम इससे यहां से ये समझ सकते हैं एक कॉमन सेंस, कि संस्कृत वॉज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर, यानी कि संस्कृत गुप्त साम्राज्य की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता एम्पायर वो संस्कृत। तो संस्कृत आधिकारिक भाषा थी किसकी, गुप्त एम्पायर या फिर गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, गुप्त एम्पायर या फिर गुप्त साम्राज्य की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी आपकी संस्कृत। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा,
कालिदास के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कालिदास मतलब काली का दास। कालिदास एक तो आप लिख लो ये संस्कृत स्कॉलर था। वही मूर्ख कालिदास जो बाद में बना विद्वान कालिदास, जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था, वही कालिदास। तो जब मूर्ख कालिदास विद्वान कालिदास हो सकते हैं तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। सब इसी ने लिखा बेटा। और कालिदास को कहा गया है, आप लिख लो, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है। शेक्सपियर इंग्लिश का मतलब नाटककार, उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े नोवेल लिखने वाले। शेक्सपियर ऑफ इंडिया मतलब भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास, कालिदास, कालिदास। ठीक है। शेक्सपियर आपको पता है इंग्लैंड के रहने वाले थे ये भाई साहब। ठीक है। तो इस प्रकार से विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कालिदास बहुत अहम है। तो कालिदास को बहुत अच्छे से याद कर लेना जी। आप सारी किताबें याद कर लेना, संस्कृत में लिखी गई हैं। संस्कृत गुप्त साम्राज्य की ऑफिशियल भाषा भी मतलब रही है। ठीक है। सर प्लीज टेक ब्लैक कॉफी डेली, इट्स वेरी यूजफुल फॉर वेट लॉस एंड ब्यूटी। क्या मेरा वेट ज्यादा है क्या? मेरा वेट तो फिट है यार, मैं उतना कहाँ हूँ मोटा। थोड़ा बहुत आजकल मतलब पेट पे थोड़ा फैट आ गया है, लेकिन बट आई एम फिट। देखो कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना, फिट हूं मैं बिल्कुल। मैं वेट ज्यादा लग रहा है बताओ? स्विमिंग कर रहा हूँ वैसे मैं आजकल वेट लॉस करने के लिए, तैर रहा हूँ जल मछली बन के। हैं बोलो, वेट बहुत ज्यादा है के? ठीक है। चलो फिर से चंद्रगुप्त सेकंड पे आते हैं वापस। हाँ, तो चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर वापस आते हैं। तो जब चंद्रगुप्त सेकंड की बात मतलब होती है तो यहीं से एक बात हमें और पता चलती है, लिख लेना। ही मैरिड कुबेर नागा, नागाओं की राजकुमारी, लिख लो कुबेर नागा के साथ विवाह किया इसने। कुबेर नागा, ठीक है, के साथ विवाह। तो इसने अपना विवाह कुबेर नागा के साथ मतलब किया। नागाओं की राजकुमारी, नागा वंश से संबंध रखते थे। लिखना, एंड ही मैरिड हिज डॉटर टू वकाटक प्रिंस। इसने वकाटक के राजकुमार के साथ अपनी बेटी की शादी कराई। लिख लो, अपनी पुत्री का विवाह वकाटक राजकुमार के साथ कराया। वकाटक राजकुमार के साथ कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी कम किताबों में मिलता है, लेकिन ये आजकल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। तो इसकी बेटी का नाम लिख लो भाई, इसकी पुत्री का नाम
इसकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त। तो इसकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। दूध दही खाया मजा, दूध दही तो लेता हूँ। दूध दही छाछ मेरी पसंदीदा है। हरी चटनी, रोटी और छाछ ये मिल जाए, साथ में हरी मिर्ची और थोड़ी सी कटी हुई प्याज, ओए होए होए। और प्याज के ऊपर हल्का सा नींबू, ओए होए होए, मतलब कुछ चाहिए ही नहीं। सर आप जिम जाते हैं? नहीं, मैं जिम विम नहीं जाता बेटा। मैं मतलब अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए सिर्फ स्विमिंग ही करता हूँ। तो प्रभावती गुप्त, ठीक है। उसकी बेटी का नाम था प्रभावती। गुप्त तो लगाई देना सरनेम में। और वकाटक प्रिंस यानी कि वकाटक राजकुमार कौन था? ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए तो वो रुद्रसेन सेकंड। तो वकाटक राजकुमार का नाम था रुद्रसेन सेकंड, याद रखना। रुद्रसेन सेकंड वकाटक राजकुमार था। और वकाटक वंश महाराष्ट्र में रूल करता था, आप ये भी याद कर लेना। ठीक है, वकाटक बोले तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में शासन था। तो ये महाराष्ट्र तक अपने शासन को फैलाने के लिए इसने अपनी बेटी प्रभावती की शादी वकाटक के राजकुमार रुद्रसेन सेकंड के साथ मतलब कराई। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, अच्छा। चंद्रगुप्त सेकंड से एक क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है, लिख लेना। ही बिकेम फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन। चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक। लिख लो, चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक। तो पहली बार अगर गुप्ताओं में किसी ने चांदी के सिक्के चलाए तो वो यही था। याद रखो, सोने के सिक्के तो सबसे अधिक चलाए हैं, लेकिन चांदी के सिक्के सबसे पहली बार यही चलाएगा। क्योंकि सोने के सिक्के तो मतलब जो चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम था, उसने भी चलाए थे। इसीलिए चांदी के सिक्कों के ऊपर ही इसने एक उपाधि अपनाई थी। लिख लो टाइटल, कि इसने कौन सी उपाधि अपनाई थी? इसने उपाधि अपनाई सकरी की। ही एडॉप्टेड द टाइटल सकरी। इसने सकरी की उपाधि अपनाई थी। सकरी शब्द का भी मतलब आपका चांदी ही होता है, सिल्वर ही होता है। ठीक है, सकरी शब्द का मतलब भी होता है चांदी या सिल्वर। तो विक्रमादित्य ने बहुत सारे काम करे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने बहुत सारे काम मतलब करे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना अच्छे से। अब लिखो अगला शासक। अगले शासक की ओर बढ़ते हैं जी। अगला शासक, कालिदास की किताबें वगैरह अवश्य याद कर लेना। ठीक है, अगला शासक आप इसमें मतलब लिख लें कुमारगुप्त। राइट डाउन द हेडिंग कुमारगुप्त। तो ये चौथे नंबर का शासक है जी कुमारगुप्त। 413 से 455। लंबा हो गया तो। 415 से 455। ठीक है, 415 से 455 ये रहेगा। टाइम वही याद करना है जो कि मैं आपको मतलब लिखा रहा हूं। ठीक है, हाँ, वही टाइम याद करना है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। तो इसको हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कल ठीक 4 बजे रहिएगा। कल कोशिश करेंगे गुप्त साम्राज्य खत्म करते हैं। हालांकि गुप्त साम्राज्य बड़ा है, खत्म करना इतना आसान नहीं है इसे। अगर कल खत्म नहीं हुआ तो परसों तो इसे खत्म कर ही देंगे। तो कल ठीक 4 बजे आपसे होगी हमारी मुलाकात। बाकी आज मैं यूपी पुलिस के लिए एक यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ, ज्योग्राफी की इंट्रो क्लास ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो रात को 8 बजे विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर आ सकते हैं। वो क्लास आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी। जिस जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लाइव कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया था, वो मतलब यूट्यूब पर आकर लाइव क्लास
से पढ़ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग रखेंगे अपना ध्यान, कल मिलते हैं। ठीक है।